हाय स्टूडेंट्स, गोना रिवाइज जीसीए एक्ट। तो जीसीए एक्ट 1897 का 31 सेक्शंस है। आपके एग्जाम में 11 से 12 नंबर का रहता है। तो एक वर्ड में अगर हम बेसिक्स को खत्म करें तो जीसीए क्या है? लॉ ऑफ ऑल द लॉज है। जितने सेंट्रल एक्ट है उनके लिए लॉ है, या यूं कह लीजिए बाकी लॉज के लिए एक तरह की क्या है? डिक्शनरी। कोई भी एक्ट पढ़ना हो उसके साथ आप क्या पढ़ के चलिए? जीसीए। सेक्शन जो 1 आता है उसमें सिर्फ शॉर्ट टाइटल दिया है, उसमें यह भी नहीं बताया एक्सटेंट, कमेंसमेंट भी नहीं बताई, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कमेंसमेंट की डेट है 11 मार्च 1897। और इस एक्ट के प्रियम्बल से हमें पता चलता है कि पुराने 2 जीसीए एक्ट भी थे। 68 का जिसकी डेट है 3 जनवरी, 1887 का जिसकी डेट है 14 जनवरी। सो बेटा जी, सेक्शन नंबर 2 हमारे कोर्स में नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो इस एक्ट में से ही रिपील हो गया, और रिपील का मतलब हम सेक्शन नंबर 6 में देखेंगे, एज इफ नेवर एग्जिस्टेड, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन। सेक्शन 3 में डेफिनेशंस आती हैं बेटा, वो है टोटल जो है 66 हैं, लेकिन आपके कोर्स के लिए सिर्फ कितनी है? 28, क्योंकि स्टडी मैट में 28 ही दी हुई है। तो बिल्कुल जिस तरह से मैंने क्लास में पढ़ाया था उसी तरह से मैं आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं, किस डेफिनेशन का किसके साथ कनेक्शन बनता है। तो पहले हम 3 डेफिनेशन का हार्मोनियस ले रहे हैं। एक वर्ड है एक्ट, और देखिए यहां पे पता यह होना चाहिए, यहां जो एक्ट का मतलब है वो कुछ क्राइम से रिलेटेड है। क्राइम है तो नेचुरल है वो ऑफेंस हो गया, और ऑफेंस की क्या होगी? पनिशमेंट, राइट, इम्प्रिजनमेंट। तो 3 का 2 आता है एक्ट, और एक्ट का मतलब जैसे अभी मैंने बताया कोई कांड कर दिया, कोई क्राइम आपने कर दिया। इसमें 4 बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपने कोई ऑफेंस किया जिसका मतलब है क्रिमिनल ऑफेंस, या कोई सिविल ऑफेंस किया है, या कई कांड किए हैं, सीरीज ऑफ एक्ट्स। जैसे मुक्के मार मार के बंदे को मार दिया, राइट, एक मुक्का मारना भी गुनाह है, और 10 मारे, राइट, वो भी है। और चौथी चीज क्या? ओमिशन, कि मतलब कुछ काम करना था जो आपने नहीं किया। 4 चीजें आती हैं, ये पक्का याद रखें। इसलिए हम कहते हैं एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू ऑफेंस और सिविल रॉन्ग शैल इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स आल्सो एक्सटेंडिंग टू इलीगल ओमिशन, राइट। जैसे आप कंपनीज एक्ट में, एलएलपी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग करनी होती है, वो आपने नहीं करी, क्या बन गया? ओमिशन। सिविल रॉन्ग क्या है? किसी को गाली वाली देके आप निकल लिए, या कंपनीज एक्ट का सिंपल एग्जांपल लेके चलिए, प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर है तो सेक्शन 35 में आप सिविल लायबिलिटी पढ़ते हो, डैमेजेस देने पड़ते हैं, और 35 में क्रिमिनल लायबिलिटी है जहां जेल होती है। तो इसके बाद 3 का 38 में आता है ऑफेंस शैल मीन एक्ट और ओमिशन। आ गया वर्ड वही, एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो लॉ आज के दिन लागू है, जो खत्म हो चुका है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो ऑफेंस नहीं बनेगा, राइट। देन आगे इम्प्रिजनमेंट 3 का 27 शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड अंडर आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 53 में 2 बातें की गई हैं, या इम्प्रिजनमेंट होगी सिंपल या रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब है हार्ड लेबर। तो इसलिए कौन सी आपको इम्प्रिजनमेंट होगी? ये डिस्क्रिशन है, किसकी है? कोर्ट की है, राइट। आप जब ये रिवीजन लगा रहे हैं, किसी का कोई वर्ड मिस हुआ हो या कुछ एड ऑन करना हो, आप अपने हैंड रिटन में कर सकते हैं, राइट। डिस्क्रिशन है, कोर्ट की है इन इम्पोजिंग इम्प्रिजनमेंट। जैसे मान लो साइकिल की चोरी करी है आपने, अब देखा जाए साइकिल तो सस्ती चीज है, उसके लिए आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मान लो साइकिल चोरी करने के लिए आपने अगले के चाकू भी मार दिया, अरे फिर तो क्या हो जाएगी? बाकी ये कोर्ट के ऊपर है, राइट। और वो अलग बात है कि आज के दिन आईपीसी ने क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता। लेकिन आप जीसीए का ही सेक्शन 8 पढ़ते हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आज आईपीसी लिखा है डेफिनेशन में, यहां पे हमें उसका मीनिंग कहां जाके देखना है? बीएनएस में देखना है। देन बेटा 3 का हम और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे, दैट इज एफिडेविट, ओथ, स्वेर। तीनों का सेम डेफिनेशन है, सिंपल भाषा में रिटर्न कसम। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन आप देख रहे हो, एफिडेविट किससे स्टार्ट होती है? शैल इंक्लूड। 2 मेन बातें हैं, अफर्मेशन या डेक्लारेशन, राइट। तो डेक्लारेशन मीन्स कोई घोषणा पत्र हो गया, अफर्मेशन मीन्स किसी चीज को हां कहना। कौन कह रहा है? इन द केस ऑफ पर्संस बाय लॉ। भाई लॉ कह रहा है कुछ लोगों को ये अफर्म और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। नॉर्मल कसम नहीं, राइटिंग में आपको देना पड़ेगा, तभी लगता है आपके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। आप कंपनीज एक्ट में और एलएलपी में भी पढ़ते हो, उनको बनाने के लिए कोई प्रोफेशनल क्या देता है? डिक्लेरेशन, सीए वगैरह, कि हमने सारा कंप्लायंस कर दिया है।
इसलिए ओथ की तो कॉपी पेस्ट ही डेफिनेशन है 37 में, और स्वेयर की भी सेम ही है यहां आप देखियो। लेकिन नो डाउट स्वेयर की डेफिनेशन में ऊपर कुछ वर्ड आ गए जो एग्जैक्टली आप फेमा में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की डेफिनेशन में पढ़ते हो, राइट। तो क्योंकि जो भी चीज आप रिवाइज कर रहे हो उसके साथ ये भी साथ में लेके चलना चाहिए। ये चीज आप कहां देखते हो, फेमा में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जहां पे आप 2 का एल एंड 2 का पी में डेफिनेशन पढ़ते हैं विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन। बस ये नया वर्ड है और कुछ नहीं है। साथ में हमने पकड़ लिया उसके साथ क्लॉज नंबर 42 में किसकी डेफिनेशन, पर्सन की। पर्सन में इंक्लूसिव डेफिनेशन है फिर से, और यहां आती है 3 बातें, CAB कैब कह लो। देखिए इंक्लूसिव आपके सामने है, सी से आ गया कंपनी, ए से क्या आ गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ये बन गया 3 बातें कैब नाम से, राइट। देयर आफ्टर बेटा जी 2 डेफिनेशन का हार्मोनियस, 3 का 26 इमूवेबल प्रॉपर्टी, 3 का 36 मूवेबल। पहले मूवेबल देखो क्या कहता है, मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब हर कोई एक्सेप्ट क्या, इमूवेबल। तो मेन है इमूवेबल, और इमूवेबल की डेफिनेशन है इंक्लूसिव। उसके अंदर है 4 बातें। 4 बातें आपको ढंग से पता होनी चाहिए। इसे कह लीजिए दैट इज लैंड, बी फॉर बेनिफिट्स टू राइज ऑफ लैंड। तो यूं कह लीजिए 4 पॉइंट है, लैंड, बिल्डिंग, अप्लाइड फॉर, इस तरह से कह लीजिए अप्लाइड फॉर। एल से लैंड, बी से बेनिफिट्स टू राइज आउट ऑफ लैंड, और तीसरा ए से क्या आ गया, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, या एफ से परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। 4 बातें हैं। अब इसको याद रखने के लिए कुछ सिंपल चीजें लेके चलिए। पहली बात, यहां 3 एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूं, इसको हम इमूवेबल नहीं मानेंगे। पहला टिम्बर, क्योंकि टिम्बर क्या होता है, अपरूटेड ट्रीज हैं जो उखाड़ दिए गए तो धरती के साथ नहीं लगे हुए, या पानी निकालने को राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर, या इंश्योरेंस करवाई है किसकी आपने, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इंश्योरेंस क्या नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। तो अब है ये आईपी के आपके एग्जाम्पल। पहला क्या आ गया जी, लैंड तो है ही है, बिल्डिंग भी है, ट्रीज रूटेड टू अर्थ, राइट। ये केस भी था कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। स्टैंडिंग ग्रास क्रॉप्स इसी केस में, राइट ऑफ वे, रास्ता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मशीनरी जो कि क्या है, फिक्स टू अर्थ है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एग्रीमेंट बना है, बात किसकी हो रही है, एक एग्रीमेंट की बात हो रही है, उसको हम कह रहे हैं क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। किस चीज का एग्रीमेंट है, टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से मिलने वाली चीजें आपको मिलेंगी, चीजें उठा लोगे मूवेबल हो जाएगा। बात यहां किसकी हो रही है, क्योंकि यहां पे बच्चे गलती कर लेते हैं कि मेन जो वर्ड उनको हाईलाइट करना है वो कौन सा ध्यान रखना है, दैट वर्ड इज एग्रीमेंट, राइट। सो जैसे तेंदू लीव्स का क्या काम होता है, बीड़ी बुड़ी बनाने के लिए। बैम्बू तो जानते हो, बांस, टिम्बर वगैरह हो गया, मिट्टी उठा लाए वहां से ईंटें बनाने के लिए। राइट टू बिल्ड एंड ऑक्यूपाई लैंड फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो एग्रीमेंट की बात हो रही है, दैट एग्रीमेंट इज व्हाट, इमूवेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मछली पकड़ना। यहां पे स्टार केस है आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये पक्का याद होना चाहिए। देखिए इस पे हमारे जीसी के साथ में एक और एक्ट की बात आती है, दैट इज टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसमें क्या है, उसके भी सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, बट वो नेगेटिव है। वहां वो क्या कहता है, आईपी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये वो, राइट। तो वहां नेगेटिवली है। लेकिन 3 का 26 जीसी का क्या कहता है, इट इंक्लूड्स व्हाट, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो नेचुरल है, मछलियां आप किसी पॉन्ड वगैरह में से पकड़ रहे होंगे तो वो एक बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड हो गया, इसलिए इसे माना गया प्रॉफिट प्रेंडरी, जिसका मतलब है कोई बेनिफिट टेक आउट करना, कहां, जमीन में से। हेंस कोर्ट ने कहा ये क्या है, आईपी है, या माइंस वगैरह कह लीजिए आईपी है। देर आफ्टर हमारा हार्मोनियस आता है, यहाँ एक आदि नहीं है, 7 डेफिनेशन और सातों की सातों लॉ के ऊपर है।
पहले ये पता होना चाहिए लॉ को बनाने के, एक्ट को बनाने के आपके स्टेप्स क्या हैं। ये जरूर सीखिए, क्योंकि इसका गेन बहुत बढ़िया क्या आता है, रेलिवेंस आता है अगर आप इसको कनेक्ट करके देखते हैं कौन से सेक्शन के साथ। किसको याद हो, बहुत अच्छी बात है, सेक्शन 23 के साथ में। कोई भी कानून बनाने से पहले आता है ड्राफ्ट पेपर या कंसेप्ट पेपर, राइट। फिर कैबिनेट क्या करता है, अप्रूव करता है, तो ये बन जाता है बिल, राइट। बिल पेश होता है पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा में। यहां जब पास हो गया प्रेसिडेंट असेंट करेगा, और प्रेसिडेंट असेंट के ऊपर आप बेसिकली कहां पढ़ते हैं आपके कोर्स में, सेक्शन नंबर 5 में, राइट। और फिर ये एक्ट बन गया। इसके बाद वो कहां छपता है, ऑफिशियल गैजेट में, जिसकी डेफिनेशन हम इसी पेज में क्लॉज 39 में देखेंगे। लेकिन एक चीज और साथ में ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, ऑर्डिनेंस होता है टेम्परेरी लॉ। सारे यही स्टेप है, लेकिन ये स्टेप मिस मार गया पार्लियामेंट वाला, तो इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेरी लॉ। और देखिए ऑर्डिनेंस वर्ड भी आपके ही कोर्स में कौन से सेक्शन में जिक्र आता है, सेक्शन नंबर 30 के अंदर इसका जिक्र आता है, राइट। और किसके अंदर आता है, iOS। हाँ चलिए, वो सब तो आएगा ही iOS वगैरह में भी, और एक डेफिनेशन में भी अभी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा इंडियन लॉ की डेफिनेशन, चाहे उसे भी साथ में लिखना है तो यहां लिख सकते हो। इंडियन लॉ की डेफिनेशन क्या आती है, 3 का 29, पक्का, श्योर, अच्छी बात है बेटा, सही कह रही हैं आप। तो पहली डेफिनेशन यहां 3 का 13 कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब है लॉ किस दिन से लागू होगा। तो 3 का 13 साफ कह रहा है कि ये वर्ड है यूज्ड विद रेफरेंस टू एक्ट और रेगुलेशन शैल मीन द डे ऑन विच एक्ट और रेगुलेशन कमिंग इनटू फोर्स। तो जैसे अभी हमने कहा ऑफिशियल गैजेट में जब छप जाएगा, लेकिन अगर किसी एक्ट में कोई डेट नहीं दे रखी, इसलिए 3 के 13 को हम रेड विद क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए, इसलिए मैंने लिखा है रेड विद सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 यही कहता है अगर कोई डेट ऐसा स्पेसिफाई नहीं की जिस दिन प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। इसलिए यहां पे केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस चंद्रशेखर सिंह भोई, जो कि ये कहता है कि अगर आपने कोई एक्ट कोई कमेंस ही नहीं हुआ तो उसकी कोई क्या नहीं होने वाली, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि वो तो बन के रह गया लेकिन वो कमिंग इनटू फोर्स हुआ ही नहीं। 3 का 39 ऑफिशियल गैजेट में दो बातें, गैजेट ऑफ इंडिया और द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट। यहां पे एक्स्ट्रा आपको क्या याद रखना है कि जो गैजेट जो छापता है वो कौन छापता है, प्रिंट करता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। इसके अंदर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हवा कहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके अंदर डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रिंटिंग, राइट। और एक तरह से ये ऑफिशियल गैजेट क्या है, पब्लिक जर्नल है, सरकार की तरफ से है, तो ऑफिशियल नोटिस है। ये क्या होते हैं, ऑथेंटिकेट, एक्यूरेट होते हैं, ऑथराइज लीगल डॉक्यूमेंट है। 3 का 19 में आ गया आपका इनेक्टमेंट। दो बातें हैं, शेल इंक्लूड, शेल ऑल्सो इंक्लूड। इंक्लूड में कोई भी रेगुलेशन, क्योंकि इनेक्टमेंट सिंपल मतलब होता है लॉ, एक्ट, लेकिन कहता है उसके साथ में क्या आ जाएगा, रेगुलेशन को भी कानून ही मान के चलते हैं। फर्क इतना होता है कि जो भी एक्ट होता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी लॉ, प्राइमरी लेजिस्लेशन या मेन लॉ, जबकि रेगुलेशन रूल वगैरह क्या आता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, राइट। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। एंड एनी रेगुलेशन अंडर व्हाट, ये पुराने वाले अंग्रेजों के टाइम पे बीएमबी कोड, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास कोड। शेल ऑल्सो इंक्लूड अ प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट और रेगुलेशन। यहां प्रोविजन का बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या है, सेक्शन कह लीजिए। 3 का 51 में आ गया रूल। दो चीजें हैं, मीन एंड इंक्लूड। तो मीन में कहता है रूल क्या है, रूल ही है जी, क्यों बनाया, पावर मिली है, किसने दी है, किसी भी इनेक्टमेंट में। बेस्ट एग्जांपल आपके कोर्स में फेमा में रूल बनाने की किसकी पावर है, सीजी की है, जो आप फेमा में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर पढ़ते हो। एंड कहता है रूल के अंदर ही शेल इंक्लूड व्हाट, अ रेगुलेशन मेड एज अ रूल अंडर एनी इनेक्टमेंट। जैसे फेमा में ही रेगुलेशन बनाने की आरबीआई की वो एलआरएस 2.5 लाख वाली लिमिट आप पढ़ते हो, ठीक है ना। सो भाई इसके साथ ये 4 थी, ये 3 लल्लू सी डेफिनेशन है। देखिए स्केड्यूल, सेक्शन एंड सबसेक्शन। तो कहता है शेल मीन, स्केड्यूल किसका, एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड अपीयर्स। जैसे आपके कोर्स में फेमा में भी आप स्केड्यूल पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, एलएलपी में भी पढ़ते हो।
और 3 का 54 में सेक्शन किसका, सेम बस शेड्यूल को चेंज कर दो, यहां वर्ड क्या लगा दो, सेक्शन किसका, एक्ट और रेगुलेशन का। सब सेक्शन थोड़ा अकल से पढ़ना होता है, क्योंकि सब सेक्शन किसका होगा, सेक्शन का होगा, वहां पे ये वर्ड नहीं लगाने, कौन से, एक्ट और रेगुलेशन। बहुत हल्की डेफिनेशन है, ऐसा चाहे नहीं, बट ऐसे की कोई गारंटी नहीं, कोई एक नंबर में डालना भी हो तो अगले डाल भी दें, चाहे वो एमसीक्यू हो। देन आ गया जी हमारी हार्मोनियस डेफिनेशन है 3 सेक्शनों की कागजों के ऊपर। जैसे पहले यहां डॉक्यूमेंट दिख रहे हो, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्टर्ड। 3 का 49 जिसे हम कहते हैं यूज्ड विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की होती है। शेल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, राइट, गिरवी रखा प्रॉपर्टी, तो हमारे देश में कानून है कौन सा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। वरना आप देख सकते हो कंपनी हो, एलएलपी हो, बनाने के लिए क्या करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन। जीएसटी की क्या लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन, राइट। देन 3 का 18 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, जहां हमने एक्रोनियम बनाया था मिस्टर। इंक्लूसिव डेफिनेशन है एनी मैटर रिटर्न एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और बाय मोर than one of these means which is intended to be used or may be used for the purpose of recording that matter। तो रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए यहां ध्यान रखिए। देखिए कोई भी बुक है वो भी डॉक्यूमेंट है, फाइल भी है, पेंटिंग है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंप्यूटर फाइल्स हो गया, चेक, प्रोमिसरी नोट, ये वो, ऑफिस ऑर्डर, नोटिस, एफिडेविट, डिक्लेरेशन, इवन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है कार्विंग कर देना किसी भी मेटल वगैरह पे। इवन इसमें ही इंटरेस्टिंग चीज देखिए, स्टार पॉइंट में आपका रहता है इवन सीसीटीवी की क्या रिकॉर्डिंग्स। अरे क्योंकि सीसीटीवी में भी तो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना कुछ, इसलिए मैंने यहां लिख के दिया। डॉक्यूमेंट किसमें हो सकता है, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, करेंसी नोट को हम डॉक्यूमेंट नहीं कहते, कारण क्या है, उसका अलग से कानून है, इवन आरबीआई के अंडर भी आ गया, राइट। इसी से तीसरी डेफिनेशन, क्योंकि राइटिंग था तो राइटिंग की आ गई क्लॉज नंबर 65 में। तो राइटिंग में क्या कहता है, इंक्लूड्स रेफरेंसेस, किसका, पोल नाम की एक्रोनियम। पी से प्रिंटिंग, टी से फोटोग्राफी, ओ से अदर मोड्स, एल से लिथोग्राफी। तो मेन क्या है, राइटिंग में हम क्या कह रहे हैं, ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स, किसमें, इन अ विजिबल फॉर्म। इसके बाद 3 फिर हार्मोनियस है, फाइनेंशियल ईयर 21 में, ईयर 66 में, मंथ 35 में। तो फाइनेंशियल ईयर कहता है ईयर कमेंसिंग फ्रॉम व्हाट, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। और ईयर में क्या आ गया, शेल मीन ईयर रेकर्ड एज पर ब्रिटिश कैलेंडर। मंथ वाला सेम है, बस क्या हो गया, मंथ रेकर्ड एज पर ब्रिटिश कैलेंडर। इसलिए इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, जिसके लिए मैं हमेशा एक एक्रोनियम देता हूं, डोंट मेस विद मी। एम से मीनिंग लिख दो, ए से वो एग्जाम्पल लिख दो, इधर लिख दिया अप्रैल से मार्च, इधर लिख दिया जनवरी से दिसंबर, एस से सेक्शन हो गया, 3 पॉइंट सीधे सीधे। देन ये भी ध्यान रखिए, कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन आता है 2 का 41 में, और एलएलपी में भी आपके कोर्स में आता ही है। एक इंडिपेंडेंट आपकी डेफिनेशन आती है गुड फेथ की, अगेन इंपॉर्टेंट है। कहता कोई भी चीज, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन व्हाट, गुड फेथ, वेर इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, वेदर इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। तो मेन चीज है, जीसीए ने किस पे तवज्जो दी, ऑनेस्टी पे दी, उसने नेग्लिजेंस को कंसीडर नहीं किया। लेकिन अगर आप ये सेम डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं छाप सकते, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ की डेफिनेशन नहीं है, वर्ड वहां आता है, क्योंकि वहां हमने केस किया मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग, जिसमें कहा गया यार कोई भी आप सामान समून खरीद रहे हो, चाहे आपने ऑनेस्टी से खरीदा, लेकिन अगर केयरलेस हो तो वो नेग्लिजेंस हो गया। तो जब भी कोई सामान खरीदना होता है वो कैसे खरीदना होता है, विद केयर एंड अटेंशन। तो वहां आपको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चाहे वो सेल ऑफ गुड्स था, आप पढ़ते थे पेटेंट डिफेक्ट के लिए सेलर लायबल नहीं है, केवे टेम्पटर आप पढ़ते थे, लेट द बायर बीवेयर, राइट। तो वही सारी चीजें यहां पे लग जाती हैं। देन आखिरी जो डेफिनेशन का स्लॉट है, इसको मैं कहता हूं सरकारी डेफिनेशन वाला। 5+1 6 क्यों लिखी, एक हम कर चुके हैं ऑफिशियल गैजेट, और ये वो डेफिनेशन है जो कहां की है, हमारी आजादी से पहले वाली भी इसके अंदर बात आती है। और उससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उससे रिलेटेड एक चीज है जो आपको हल्का सा जो पता होना चाहिए, वो ये है मेरे मासूम बच्चों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कौन सी डेट को बना, 26 जनवरी 1950 को बना। तो उसके बाद जो भी कानून पास होंगे, कहां पास होंगे, भारतीय पार्लियामेंट में पास होंगे। लेकिन हम आजाद हो गए थे कब, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, 15 अगस्त 47 से पहले बड़ी इजी चीज है, तो जितने भी लॉ थे वो किसने बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने बनाए थे।
राइट, या यूं कह लीजिए 14 अगस्त तक। तो उसे हम कहते हैं, उस समय पार्लियामेंट नहीं थी, क्या था, जीजीसी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और जो हेड था उसे हम क्या कहते थे, गवर्नर जनरल। जबकि आज कौन साइन करके देता, प्रेसिडेंट। लेकिन एक बीच का समय भी था, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एंड आजादी के बाद, तो उसको हम कहते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर, या यूं कह लो सेमी इंडिपेंडेंस वाली बात थी, क्योंकि तब तक स्टिल उनका गवर्नर जनरल लास्ट आपने सुना भी होगा लॉर्ड माउंटबेटन, फिर सी राजा गोपालचारी, जो सब मैंने आपको नॉलेज भी दी थी। तो इस दौरान जो लॉ बने हैं तो उसको हम कह देते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर। इसलिए यहां पे एक वर्ड देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी टू सेंट्रल एक्ट, क्योंकि जीसीए किसके ऊपर लगता है, सेंट्रल एक्ट। तो जीसीए तो इससे भी पहले आ गया था, इससे भी पहले आ गया था, यहां आ गया था, हाँ या ना, तो जोन से मर्जी लॉज हो वहां आएगा। इसलिए जो अगली ये सरकारी डेफिनेशन आती है, ये नॉलेज थोड़ी हमारे काम की थोड़ी नहीं है, रादर काफी ज्यादा है, राइट। तो जब हम इन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं तो उसमें से पहले आसान वाली अगर आप देखते हैं तो यहां आप डेफिनेशन पढ़ते हो 3 का 23, जिसके ऊपर प्रश्न आया भी है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इंक्लूड्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर ये तो एक लाइन में खत्म हो गया, 2 नंबर का आ गया, 3 का आ गया, मैं एक्स्ट्रा क्या लिख दूं, तो एक्स्ट्रा लिख दो भाई। 3 ऑर्गन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिसे आप कहते हो लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन अगर नैरो सेंस में लेके चलें तो गवर्नमेंट का मतलब हम क्या कह देते हैं, एग्जीक्यूटिव कह देते हैं, राइट। देन 3 का 24 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मींस कोई भी सरकारी सिक्योरिटी सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन इसके अंदर नहीं लेंगे सिक्योरिटीज किसकी, पार्ट बी स्टेट की। इसलिए जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने ये स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि स्टडी मैट में भी दे रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब आया 1950 में वो डिस्टिंग्विश करता है किसके बीच में, 3 तरह के स्टेट एंड एक क्लास ऑफ टेरिटरी, जिसमें आता है पार्ट डी, ये टेरिटरी वर्ड है यहाँ पे क्या, अंडमान एंड निकोबार, जिसको एडमिनिस्टर करता है एलजी, किसे उसे अपॉइंट कौन करता है, सीजी। जबकि बाकी तीनों जगह आपको क्या दिखेगा, प्रेसिडेंट। पार्ट ए के अंदर थे उस समय के 9 स्टेट्स, बी में 8 और सी में क्या 10। तो जब आप यहां देखते हैं शेल नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज किसकी, पार्ट बी स्टेट की। तो पार्ट बी वाला कौन था, राजा रजवाड़े वाले, राइट, प्रिंसली स्टेट, जो कि बाद में राजा प्रमुख ही एक बार हेड कर रहा था, तो उसकी सिक्योरिटीज हमने नहीं ली। और पार्ट ए वाला कौन सा था, जिसको प्योरली ब्रिटिशर क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, राइट। और पार्ट सी कौन सा आ गया आपका, चीफ कमिश्नर प्रोविंस वाला, जिसे गवर्न बाय चीफ कमिश्नर, जो मैंने यूटी वगैरह की आपको नॉलेज दी थी, इस तरह से कंपैरेटिव चार्ट भी बना के दिया था कि इजिली आप हैंडल कर लें। देन देखिए अगर आप यहां पे इंडियन लॉ जैसे वर्ड था और बच्ची ने, राइट, 3 का 29, तो शेल मीन व्हाट, एनी एक्ट और ऑर्डिनेंस। तो मैं कह रहा था ऑर्डिनेंस वर्ड यहां पे भी, इसे हम कहते हैं प्राइमरी लेजिस्लेशन। लेकिन उसके बाद क्या वर्ड आता है आपका, सेकेंडरी लेजिस्लेशन, जिसके ऊपर ऑब्वियसली हम पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। कौन से सेक्शन से लेके, 20 से लेकर के 24 तक, जिसको मैं एक्रोनियम कहता हूं, नोज रख दी फेसबुक पे। एन से नोटिफिकेशन, ओ से ऑर्डर, एस से स्कीम, आर से रूल, एफ से फॉर्म, बी से बाय लॉज। याद आ गया। तो ये लिखा इंडियन लॉ में भाई ये सब कुछ है, विच हैज द फोर्स ऑफ लॉ बिफोर सीओसी मीन्स कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें, इन एनी प्रोविंस और पार्ट देयर ऑफ। और जैसे क्या आ गया, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, इन एनी पार्ट ए और सी स्टेट देयर ऑफ, जिसकी ये नॉलेज यहां पे थी। देन बेटा जी डज नॉट इंक्लूड में नेचुरल है, यहां ले लिया हमने क्या, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूके, क्योंकि यूके की पार्लियामेंट ऑब्वियसली इंडियन लॉ नहीं रहेगा। देन आ गया आपका 3 का 7, जहां पे जो अभी मैंने चार्ट दिखाया था, सेंट्रल एक्ट आ गया कि सेंट्रल एक्ट किसके ऊपर लगता है, वो तीनों ही, भारतीय पार्लियामेंट के भी, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड साथ में क्या, इंक्लूड एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर, ये वही वाला टाइम पीरियड 47 से 1950 वाला, बिफोर सीओसी। एंड साथ में क्या, एक्ट मेड बिफोर सीओसी, ये वो अंग्रेजों के दौर वाला 47 से पहले, बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल कह लो या गवर्नर जनरल कह लो, राइट। तो ये 3 चीजें उसी के ऊपर बेस्ड। 3 का अर्थ थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अगर आप इस चार्ट को अच्छे से चार्ट जाएं तो इतना इजी, थोड़ा सा मैंने इसको लिखने में कुछ वर्ड्स में क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया, इजी करके लिख के दिया। सिंपल ये पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भाई गवर्नर जनरल था, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या आ गया, प्रेसिडेंट आ गया। भाई पहले क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, अब क्या आ गया जी, यहां आ गया जी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है तो वहां होते हैं सेक्शन, जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर क्या होते हैं जी, आर्टिकल। बस इतना आपको ठिकाना होता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो हमने देश को किस में तोड़ा, राज्यों में। पहले इसी को हम क्या कहते थे, प्रोविंसेस कहते थे।
तो आइए एक बार फिर से देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 का 8, दो बातें हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर, और फिर दोनों को फर्दर दो पार्ट में तोड़ा मीन्स में। यहाँ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यहाँ प्रेसिडेंट, इधर इंक्लूड है इधर भी इंक्लूड है। इंक्लूड के दो भाग हैं, एक फंक्शन है एक एडमिनिस्ट्रेशन है, यही सेम यहाँ पे आप देख लीजिए। तो फंक्शन में क्या लिखा, अंडर सेक्शन 124 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टू द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, एंड इंक्लूड में एडमिनिस्ट्रेशन किसका, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का, अंडर सेक्शन 94 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द चीफ कमिश्नर। बस यहां पे हमने ये चेंज कर दिया, यहां क्या लिख दिया, आर्टिकल 258 कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट ऑफ क्या बना दिया, स्टेट। और एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे तो यहां पे क्या आ गया, आपका यूटी आ गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस की बजाय एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ में यहां सेक्शन तो हटना ही था, अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बीच में होता है जिसके ऊपर अमेंडमेंट भी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऑफ पार्ट सी स्टेट बिफोर दिस अमेंडमेंट ऑफ 1956, जहां हमने पढ़ा था चीफ कमिश्नर, एलजी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट अंडर आर्टिकल, चाहे वो सेम ले लीजिए 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी छोड़िए मत, क्योंकि माना ये वाले पेज में से मैंने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट वाला आता है या कुछ बाकी चीजें ना सी, कभी ना कभी आईसीआई उद्घाटन कर देगा, उनका कोई नहीं पता। इस तरह से पूछ ले एमसीक्यू डाल के, पार्ट ए में कितने स्टेट हैं, यार याद रखना तो आसान ही है, 8, 9, 10 है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा याद रखना पड़ेगा, 9, 8, 10 पार्ट ए बी सी, और डी में क्या है, एक टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार। आज तक नहीं है लेकिन वी हैव टू बी। इसके बाद सेक्शन 4 में क्या आती है, दो बातें आती हैं। पहली बात, सेक्शन 4 कहता है जो ऊपर आपने फोरगोइंग डेफिनेशन सेक्शन 3 में पढ़ी है वो लगेंगी कुछ इनेक्टमेंट में, लेकिन नो डाउट कौन से इनेक्टमेंट, एक तो 1897 वाले सारे एक्ट पे तो लगनी ही लगनी है, लेकिन उससे पहले वाले पे भी लग सकती है, थैंक्स टू कौन सा, 68 एंड 87, अनलेस क्या हो रेपुग्नेंट। तो हमने कहा कुछ जो डेफिनेशन कितनी, ये 9, जहां पे मैंने आपको कोड की दी थी, एम्स में गए ऑपरेशन करवाने यार, ए से क्या आ गया आपका एफिडेविट, इमूवेबल इम्प्रिजनमेंट, एम से मंथ, और एस से आ गया आपका सेक्शन, ऑपरेशन ओथ पर्सन, यार से क्या आ गया आपका ईयर। यहां हमने पढ़ा था ये सारी डेफिनेशन 68 के बाद लगेंगी, और कोई रेगुलेशन है तो 87 से। रेगुलेशन के लिए हर जगह पूरे एक्ट में क्या है वर्ड, 1887। 4 का 2 में कहते हैं ये 7 डेफिनेशन कब से लगेंगी, एक्ट हो या रेगुलेशन हो, 1887 से, वही 14 जनवरी। तो यहां मैंने आपको एक्रोनियम बना दिया था, C फॉर स्वामी सर, याद आ गया। कमेंसमेंट ये बन गया आपका 4, फाइनेंशियल ईयर, ऑफेंस, रजिस्टर्ड, ये आपका स्वामी सर आ गया, स्केड्यूल, सबसेक्शन एंड राइटिंग। देन हमने 4 का ए में भी दो बातें पढ़ी। 4 का 1 क्या कहता है, कुछ डेफिनेशन जो है वो सारी इंडियन लॉज पे, सारे के सारे इंडियन लॉज, कितनी 6, ये 6 वही हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ाए थे सरकारी वाली, वही 6 की 6, बस वो अलग से क्या मैंने यहां बोला, ऑफिशियल गैजेट हम पहले पढ़ाए थे, राइट। देन कहता है किसी भी इंडियन लॉ में अगर रेफरेंस आ गया किसके बारे में, रेवेन्यू ऑफ कोई भी सरकार, दैट मीन्स टैक्सेशन वगैरह उनकी कमाई, 1/4/1950 से, तो टू बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेज टू कंसोलिडेटेड फंड, किसका, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, एज द केस मे बी, राइट। देयर आफ्टर बेटा हमने प्रश्न पढ़ा जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन के रूल, सेक्शन 5 से 13 में। तो 5 से 13 ये छोटे छोटे सारे थे, सीधा 5 स्टार्ट कर रहा हूं। तो कहता कोई भी इनेक्टमेंट किस दिन कमेंस होगा, तो पहली बात है जो डेट लिखी है उसी दिन से होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी एक्ट में मेंशन नहीं है एक पर्टिकुलर डेट, तो कहां से स्टार्ट होगा, कहता है इट शैल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द डेट व्हेन सच एक्ट रेगुलेशन रिसीव्स असेंट ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट वर्ड कब लगाओगे, आफ्टर सीओसी, उससे पहले क्या लगा दोगे, जीजी, गवर्नर जनरल, राइट। जैसे उदाहरण ये पक्का याद होना चाहिए, कंपनीज एक्ट को प्रेसिडेंट ने साइन किया 29 अगस्त को, लेकिन ऑफिशियल गैजेट में कब छपा, 30 को, 30 से लागू हो गया। लेकिन सेबी की आईसीडीआर अमेंडमेंट रेगुलेशंस आती हैं 2015 में, 14 अगस्त 2015 को साफ लिखा था कब लागू होंगी, 1 जनवरी 16 से, तो वहीं से लागू होंगी। और मोटी एक चीज और पता होनी चाहिए, जब भी कोई लॉ स्टार्ट होता है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट होता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, इसलिए प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव होती है जब तक स्पष्ट ना लिखा हो। इवन जीसीए अगर 11 तारीख को स्टार्ट हुआ, 11 मार्च को, तो उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है सर 11 मार्च कब, नेचुरल है 10 की रात को, जैसे ही रात के कितने बज गए, 12,
यहां पे हमने 3 केस स्टडी पढ़ी थी। पहली थी यूपी वर्सेस महेश नारायण की कि रूल किस दिन स्टार्ट होंगे, तो हमने कहा वो भी जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में छपेंगे। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट केस थे, AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां क्या हुआ था, जैसे अगर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 का 3 आप पढ़ो, उसमें साफ लिखा है अलग अलग सेक्शन अलग अलग डेट पे गवर्नमेंट बताएगी। तो इसलिए अगर कोई प्रोविजन आज के दिन लागू नहीं हुई है तो भैया क्या हम कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं भाई इन्होंने सेक्शन क्यों नहीं लागू किया? तो इस केस में कहा गया कोर्ट मैंडामेस नहीं जारी कर सकती, जिसका मतलब है ये एक रेमेडी है जहां वो ऑर्डर देती है सरकार को ये सेक्शन चालू करो, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लॉ में लिख दिया गया है कि ये प्रोविजन किस दिन कमेंस होगी, जिस दिन गवर्नमेंट को ठीक लगे। लेकिन मान लो एक एक्ट बन गया है लेकिन सरकार ने क्या नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया, और एक रीजनेबल टाइम पीरियड इलैप्स हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट क्या दे सकती है, एक रिट के द्वारा सरकार को कह सकती है भैया कंसिडर कीजिए किस दिन आप इस एक्ट को लागू करेंगे। जहां हमने केस पढ़ा एल्टमिस रियन, रेन साबुन से याद रख लो, एल्टमिस रेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों में यूनियन ऑफ इंडिया सेम था, आर से रॉय था, यहां पे क्या था, रेन था। देन सेक्शन 6 बड़ा इंपॉर्टेंट था, रिपील। तो पहली बात, रिपील का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एचपी सिंह में हमने पढ़ा कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, जिसका मतलब है एज इफ नेवर एग्जिस्टेड, लेकिन एक्ट के खत्म होने के बाद भी उसके कुछ इफेक्ट रह जाएंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन नंबर 6, राइट, जहां मैंने आपको डायलॉग दे दिया था, जुदा हो के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है। और ये कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट इस सेक्शन से हैं और सेक्शन 6 के ए से 1 पॉइंट है, 6 पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए रिपील किससे अलग है, डिलीशन। डिलीशन का मतलब है किसी एक्ट का कोई पार्ट डिलीट किया है, कोई एक्ट पूरा खत्म नहीं हुआ। केस का नाम थोड़ा भयंकर था, नवरंगपुरा गांव धर्मादा मिलकत ट्रस्ट वर्सेस रमतूजी रामाजी। ऐसे ही रिपील वर्सेस ओमिशन में भी फर्क है। ध्यान देना है सेक्शन 6 सिर्फ रिपील पे लगता है, सेक्शन 6 ओमिशन पे नहीं लगता, और वो भी रिपील किसकी, एक्ट और रेगुलेशन की, ना कि किसकी, रूल्स की, राइट। तो भाई 5 इफेक्ट है, लेकिन यहां से क्या याद रखना है आपने, इस सेक्शन 6 से हर सेक्शन में 3 कॉमन लाइन, ये 3 क्या है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जीसीए अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, मतलब जब तक कुछ अलग ना लिखा गया हो, तो कहता है रिपील हुआ है किसका, एक्ट जो बन गया है या येट टू बी मेड, शेल नॉट, मतलब 5 पॉइंट में कॉमन वर्ड क्या लेके चलना है, शेल नॉट, शेल नॉट, शेल नॉट, राइट। तो क्या कहता है, रिपील क्या नहीं करेगा, रिवाइव नहीं करेगा एनीथिंग नॉट इन्फोर्स्ड और प्रिवेल्ड, मतलब कोई जो सेक्शन पैदा ही नहीं हुआ तो रिपील हो जाने से वो ऑटोमेटिकली पैदा नहीं होगा। इस चीज को अगर आप थोड़ा रिलेट भी करना चाहें तो इस पॉइंट को आप सेक्शन 7 से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, राइट। देयर आफ्टर शेल नॉट अफेक्ट प्रायर मैनेजमेंट मीन्स एनीथिंग परफॉर्म्ड और अंडरगोन, जो हो गया सो हो गया। शेल नॉट अफेक्ट एनी वॉट, CPR दिया, C से क्लेम, P से प्रिविलेज, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, D से डेट ऑब्टेन्ड और सस्टेन्ड अंडर वॉट, द रिपील्ड इनएक्टमेंट। शेल नॉट अफेक्ट PPF, पनिशमेंट, पेनल्टी, फॉरफीचर, किससे रिलेटेड, ऑफेंस कमिटेड। शेल नॉट अफेक्ट एनी RIL, तो R से रेमेडी, I से इंक्वायरी, L से लिटिगेशन विद रिगार्ड टू CPR दिया, और सच RIL में बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड, मतलब उस कार्रवाई पे आप कर भी सकते हो उस पुराने एक्ट की, राइट। मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूं, आई होप सो सबका मीनिंग तो आपको पता ही है, रिवाइज करवा रहा हूं सीधा सीधा और एक्रोनियम के साथ आपके सामने है, राइट। 6 का ए में भी रिपील वाली ही एक चीज है कि इफेक्ट ऑफ रिपील। उसमें क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 आया और उसके बाद कंपनीज, मान लो अमेंडमेंट एक्ट, मान लो क्या सचमुच 2015 आया, जिसने सेक्शन 9 को अमेंड करते हुए क्या कहा, कॉमन सील अब होना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अब प्रश्न ये है, मान लो अमेंडमेंट एक्ट ही रिपील हो जाए, ये एक्ट रिपील हो जाए, लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, कंपनीज एक्ट 2013 में चेंज ला दिया, तो क्या वो अमेंडमेंट बचेगी या मर जाएगी। तो हमने ये पढ़ा था शेल नॉट अफेक्ट, ध्यान से देखिएगा यहां वर्ड, द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एनी अमेंडमेंट, राइट। उस अमेंडमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हेडिंग क्या है, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन। वही कॉमन लाइनें आ गई, तो कहता है कोई रिपील हुआ इन एनएक्टमेंट जिससे क्या है, टेक्स्ट किसी भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन का अमेंड हो गया बाय द एक्सप्रेस IUS, वो एप्पल वाला IUS, I से इंसर्शन, O से ओमिशन, S से सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो जब तक कुछ डिफरेंट इंटेंशन ना हो
shall not affect the continuance of the such amendment. सेक्शन 7 जैसे हम बात वही रिवाइवल की कह रहे थे, पुनर्जीवित हो जाना। जैसे मान लो एक्ट नंबर 1 था, रिपील हो गया, उसकी जगह रीएनेक्ट हो गया एक्ट नंबर 2। अब मान लो एक्ट नंबर 2 भी रिपील हो जाए, क्या देखा जाए 2 ने किसको मार दिया? 1 को। अब 2 मर गया, क्या ऑटोमेटिकली 1 जिंदा हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक आप एक्सप्रेसली ये बता ना दें। इसलिए हमने कहा इट शैल बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ रिवाइविंग होली और पार्शली एनी इनेक्टमेंट होली और पार्शली रिपील्ड एक्सप्रेस टू स्टेट दैट पर्पज, साफ बताना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 8 में हमने बात करी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनेक्टमेंट। जैसे इंप्रिजनमेंट में भी कह रहे थे आईपीसी की बजाय क्या आ गया? बीएनएस। तो अंडरस्टूड है सेक्शन 8 यही कह रहा है कोई रेफरेंस आ गया किसी एक्ट में और वो एक्ट क्या हो चुका है? रिपील हो चुका है, तो अब उसका मीनिंग कहां देख लो? री एनेक्टेड एक्ट में देख लो। तो यही लिखा कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन रिपील हो गया, री एनेक्ट हो गया, और जो री एनेक्ट हुआ मे बी कैसे हुआ? विद और विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ फॉर्मर इनेक्टमेंट। फॉर्मर का मतलब यहां क्या है? रिपील। तो कहता है रेफरेंस किसमें? इंपॉर्टेंट वर्ड था यहां पे, इन एनी अदर इनेक्टमेंट, मतलब दैट वाज द इंपैक्ट वर्ड लेके चलिए। किसी एक तीसरे एक्ट में रेफरेंस आ गई, किसकी आ गई? जो रिपील हो गया। तो जब तक कुछ रिवर्स ना लिखा हो आप उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? एज रेफरेंस टू द री एनेक्टेड एक्ट। जैसे ये उदाहरण हमारा था इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115 जे भी कहता है बुक प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनीज एक्ट 1956 को रेफर करें, लेकिन वो रिपील हो गया 13 से। तो अब और इनकम टैक्स में हमने इसको चेंज नहीं किया, तो कोई टेंशन नहीं। आप जाके कहां देखो उसका मीनिंग? 2013 में देखो। यही इस केस ने कहा था गौरी शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ने। देन आ गया बेटा हमारा टाइम के ऊपर, सेक्शन नंबर 9 एंड 10 पे। 9 पे है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। सो कहता है इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट इन ए सीरीज ऑफ डेज और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज वर्ड फ्रॉम। मतलब जहां वर्ड फ्रॉम आ जाए इस दिन से देखना वो वाला दिन छोड़ दो, ठीक है, सिंपली उसे एक्सक्लूड कर दो। और दूसरा क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग द लास्ट इन ए सीरीज ऑफ डेज और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज द वर्ड टू। तो टू लिखा है तो आखिरी वाला दिन आप क्या कर लें? इंक्लूड कर लें। लेकिन ध्यान दीजिए नेगोशिएबल एक्ट में भी बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह में भी ये होता था, लेकिन उसके ऊपर जीसीए नहीं लगेगा, राइट। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण था हमारे चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड के ऊपर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 123 से 127। जैसे 123 कहता है डिविडेंड डिक्लेयर के विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपने बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खुलवा के पैसे डालने हैं शेड्यूल बैंक में। 127 कहता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपने पे करना है। और 124 कहता है अगर डिविडेंड 30 दिन में नहीं पे हुआ तो 30 दिन के अगले 7 दिन में आपने बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाना, उड़ा अकाउंट, उसमें पैसे डालो, राइट। और 10वां क्या कहता है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम। यहां क्या था? जिस दिन कार्रवाई करनी थी उस दिन छुट्टी हो गई तो कोई टेंशन नहीं, जिस दिन अगले दिन वो ऑफिस खुलेगा। इसलिए हम कहते हैं सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन कोई क्या करनी थी? कार्रवाई, एक्ट और प्रोसीडिंग, डायरेक्टेड और अलाउड, मतलब करना था, डन और टेकन, किस में? कोर्ट या ऑफिस में, ऑन अ सर्टेन डे। सर्टेन डे मींस उस दिन, और विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। जैसे हम कहते हैं कंपनीज एक्ट में एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है कितने दिन में? 60 दिन ऑफ एजीएम। एफएस फाइल करनी होती है 30 डेज ऑफ एजीएम। तो ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड हो गया, राइट। तो इसलिए कोर्ट और ऑफिस उस दिन क्या हो गया? ऑन दैट डे जो सर्टेन था क्लोज हो गया, या लास्ट डे किसका? प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का। तो हम मान लेंगे जो कार्रवाई है वो हमने कर ली है ड्यू टाइम में, अगर हमने कर लिया ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स व्हेन द कोर्ट और ऑफिस इज ओपन। 4 छुट्टियां हो गई, कोई टेंशन नहीं, 4 दिन के बाद भी सही। यही चीज हेल्ड की गई इस केस में कू के सुसलरत्नम वर्सेस डिविजनल इंजीनियर नेशनल हाइड्रो कॉर्पोरेशन तिरुनेलवेली। तो आइए इसके बाद है डिस्टेंस को कैसे मापना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन होना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, सीधा सीधा मापना है, गोल गोल नहीं जाना, रोड के हिसाब से हमने नहीं जाना है। 12 में क्या है? ड्यूटी, जिसका मतलब क्या होता है? जो कि गुड्स के ऊपर लगती है, उस टैक्स की बात हो रही है प्रोरेटा बेसिस पे। प्रोरेटा अलॉटमेंट शेयर में पढ़ते आए हो, जैसे चाहे वो डिविडेंड बांटना हो तो जितने जितने शेयर है उसके हिसाब से बांट लोगे आप। तो इसलिए कहता है अगर किसी भी इनेक्टमेंट में ड्यूटी लगनी है 3, कस्टम, एक्साइज और एनी नेचर देयर ऑफ। तो कहता है अगर वो लेविएबल है किसके ऊपर? ऑन अ गिवन क्वांटिटी। 3 तरीके हैं, बाय वेट, मेजर और वैल्यू, राइट। सारे उदाहरण मैंने सब आपको करा रखा है, वेट किस में आता है, ये वो दिस एंड दैट। कहता देन अ लाइक ड्यूटी इज लेविएबल अकॉर्डिंग टू व्हाट? सेम रेट ऑन द ग्रेटर और लेस क्वांटिटी। ज्यादा है या कम है? प्रोपोर्शनेट कर लो भैया।
देन अगला तीसरा पड़ाव, क्योंकि पूरे जीसीए में टोटल कितने आते हैं, 5 कंसेप्ट हैं। मोटा मोटा सेक्शन 4 तक डेफिनेशन हो गई, 5 से 13 तक आपके रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। अब है पावर्स एंड फंक्शनिंग। देखो कोई भी पावर है, एक्सरसाइज कौन करेगा, कोई व्यक्ति, कोई अथॉरिटी, कोई ऑफिसर करेगा, उसे हम कह देते हैं फंक्शनरीज। तो बेटा जी पावर के ऊपर है 3 सेक्शन, 14, 15 एंड 16, और तीनों में वही कॉमन लाइन आपने चेपनी है, सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जीसीए। तो 14 कहता है अगर आपको पावर कन्फर हुई है टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेजन रिक्वायर्स, जब जरूरत पड़ेगी तभी करोगे आप। जैसे कंपनीज एक्ट में 469 में एमसी के पास पावर है क्या बनाने की, रूल्स, तो जब जरूरत पड़ेगी कर लेंगे अगले। आपको ये एग्जांपल पक्का याद करना, स्टडी मैट में है, सेक्शन 51 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जैसे एक राज्य के 2 राज्य बन गए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो क्या अपॉइंट करेगा, नए स्टेट के जजेस एंड कोर्ट्स, राइट। तो ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी वो एक्सरसाइज कर लेंगे। 15 और 16 में हेडिंग कॉमन है, पावर टू अपॉइंट। इसमें क्या है, टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, जिसका मतलब हम क्या कहते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ योर ऑफिस। जैसे कंपनीज एक्ट में भैया हम सेक्शन नंबर आपका 132 पढ़ के आते हैं, नफरा। तो आईसीआई का प्रेसिडेंट नफरा में क्या बनता है, पार्ट टाइम। कोई भी जो आईसीआई का क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, नफरा कंपनीज एक्ट में 132 में आता है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, राइट। तो ये है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। एक है हमने नफरा में मान लो मिस्टर निखिल जी को बना दिया क्या, मेंबर, तो ये अपॉइंटमेंट किससे हुई, नेम से हुई। तो यहां 2 ही बातें हैं, देखिए ये लिखा है, कहता है एनी सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड बाय व्हाट, नेम, और बाय व्हाट, वर्च्यू ऑफ ऑफिस। जैसे हमारे देश में राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है, देश का वाइस प्रेसिडेंट, राइट। इसलिए लिखा है अगर आपको किसी लेजिस्लेशन में पावर दी गई है, अपॉइंट एनी पर्सन, किस लिए, टू फिल एनी ऑफिस और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन, कि फिल करना ऑफिस या कोई काम करना है, तो कहता है इसके लिए अपॉइंटमेंट मे बी मेड बाय नेम और वर्च्यू ऑफ ऑफिस। 16 में वही आ गया, पावर टू अपॉइंट है तो पावर टू सस्पेंड और डिसमिस है, क्योंकि जीसीए बनाने का मकसद ही क्या था, मकसद सिंपल यही था, बाकी एक्ट्स का साइज क्या किया जाए, शॉर्टन किया जाए, सुपरफ्लूटी, जिसका मतलब अननेसेसरी लैंग्वेज को हटाया जाए, राइट। तो इसलिए कहता है जिस अथॉरिटी के पास फॉर द टाइम बिंग पावर है क्या करने की, अपॉइंट करने की, शैल ऑल्सो हैव द पावर टू सस्पेंड और डिसमिस एनी पर्सन सो अपॉइंटेड। कैसे, 2 बातें हैं, वेदर बाय इटसेल्फ और अदर अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर, कोई और भी कर सकता है, राइट। तो इसके बाद आपका इसके ऊपर हमने ये रियारप्पन वर्सेस माधवी अम्मा का केस लिया, सीपीसी 1908 में था, वो सिविल प्रोसीजर कोड के रिसीवर को अपॉइंट करने की है तो निकालने की भी है। आर्टिकल 229 कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर देता है, आप हाई कोर्ट के ऑफिसर एंड सर्वेंट अपॉइंट कर सकते हैं, तो आप उनको निकाल भी सकते हैं। देन बेटा आ गया फंक्शनरीज पे। तो फंक्शनरीज के ऊपर, तो फंक्शनरीज में हमारे 3 सेक्शन है, फिर से 17, 18, 19। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कॉमन लाइन पहली 2 तो वही है, सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जीसीए, लेकिन तीसरी लाइन की जगह पे एक नई लाइन आ गई कि ये थी वो चीज कि ये सेक्शन जो है कहां से लगेंगे, 68 से आए हुए एक्ट एंड 1887 से रेगुलेशन, राइट। कि मतलब ये 3 सेक्शन सीधे सीधे, और यही सेक्शन 7 में भी यही लिखा था और सेक्शन 4 का 1 वाली डेफिनेशन में यही था। तो इसलिए इसको इसलिए मैंने इसको कहा था कि इसको इस ढंग से देखो कि तीनों की लाइनें इकट्ठी जाएंगी तो समझ में आएगा। आपका 17 में आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी, मतलब उसको हटा के कोई और आ गया ना, सब्स्टिट्यूशन। सक्सेसर मींस एक की जगह पे कोई और, क्योंकि उत्तराधिकारी कह लो। देन क्या आ गया, सुपीरियर की जगह पे आपका सुबॉर्डिनेट। जैसे यहां पे क्योंकि आईसीआई ने स्टडी मैट में एंड में दे रखे थे ये एग्जाम्पल या केस स्टडी, तो उसको मैंने ब्रेक करके सेक्शन वाइज यहां लगाया। जैसे एक कानून है पीडीए एक्ट 1950 का, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जहां पे कोई लगता है कोई व्यक्ति बिना मतलब में धरनेबाजी कर रहा है, लोगों को हैरान परेशान करेगा, कोई राइट्स ना हो जाए, तो हम उसे जेल में, पुलिस थाने में रख सकते हैं बिना गुनाह किए। पहले ही रख लो, इसको धर लो। तो हुआ क्या, पीडीए एक्ट में पहले का एडवाइजरी बोर्ड था
उसने एक डिटेंशन ऑर्डर पास कर दिया, भाई इसको पकड़ लो। अब हुआ क्या, ये एडवाइजरी बोर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, नए एडवाइजरी बोर्ड से। तो प्रश्न है जो इसने ऑर्डर पास किया था क्या वो कंटिन्यू होगा पेंडिंग केसेस के लिए, तो हम ये कह रहे हैं यस। तो फर्क कितना है, पहले एडवाइजरी बोर्ड ये था, अब ये है, नए को हम कहते हैं ऑफिशियल टाइटल। तो इसलिए देखिए कॉमन लाइनों के बाद ये लाइन इस तरह से याद करनी जो सेक्शन 7 और 9 में भी थी। It shall be sufficient for the purpose of indicating the application of law to every person or number of persons for the time being executing the function of an office। मतलब मेन ये लाइन याद होनी चाहिए यहां से, इसलिए मैंने एरो निकाल के दिए थे। To mention the official title of, दो बातें, ऑफिसर एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस और दैट ऑफ द ऑफिसर बाय होम द फंक्शंस आर कॉमनली एग्जीक्यूटेड। मतलब ये जो ऑफिशियल टाइटल मेंशन करना है, ये आपको एट प्रेजेंट, तो ये आ गया ना, बस ये आपको मेंशन करना है, राइट। देयर आफ्टर सक्सेसर में हमने क्या कहा, तो ये हमने फिर से एक केस लिया, आपका कौन सा लिया, आरटीसी एक्ट, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट था 1950 का, केजी कृष्णैया वर्सेस स्टेट का केस था, जहां पहले एक अथॉरिटी थी प्रीडिसेसर बॉम्बे स्टेट आरटीसी, इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी थी और इसके बाद इस अथॉरिटी का क्या हो गया, सक्सेशन, किसके द्वारा एक और अथॉरिटी आ गई, कौन सी, बॉम्बे की बजाय महाराष्ट्र स्टेट आरटीसी। तो प्रश्न है इसने स्कीम स्टार्ट करी थी, क्या ये इसको इंप्लीमेंट या कंटिन्यू कर सकता है, द आंसर इज यस। तो हम ये कह रहे हैं कि सक्सेसर है, तो यहां पे क्या, देखिए सेम लाइनें जा रही हैं, टिक टिक तो आप नोट्स में समझते हो, सेम लाइनें। तो इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ, रिश्ता बताना है सक्सेसर वाला, किसको, टू द सक्सेसर ऑफ फंक्शनरीज और कॉर्पोरेशन, वो अथॉरिटीज जो कि क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, टू एक्सप्रेस क्या, इसका रिलेशन टू द फंक्शनरी और सक्सेसर। ओके है। देन आ गया जी सुपीरियर की जगह पे क्या आ गए, डिप्टी या सबॉर्डिनेट आ गए। तो कोई टेंशन की बात नहीं, उन्होंने जो काम किया अंडरस्टूड है, इन्होंने किया है, राइट। तो यहां पे वो कॉमन लाइनें नहीं थी, यहां सिंपल था, अ लॉ, यू नो इस तरह से वर्ड थे आपका, अ लॉ रिलेटिंग टू द चीफ और सुपीरियर इन ऑफिस शैल ऑल्सो अप्लाई टू व्हाट, डिप्टी और सबॉर्डिनेट्स लॉफुली परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ दैट ऑफिस इन प्लेस ऑफ देयर सुपीरियर्स। टू प्रेस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, टेक ड्यूटीज ऑफ सुपीरियर, उनकी वो ले लेंगे। तो जैसे मैंने कहा था ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होता है कहां, कंपनीज एक्ट में, याद आ गया, किसकी जगह पे, मेन डायरेक्टर, अगर वो हिंदुस्तान से बाहर है कम से कम कितने महीने के लिए, 3 महीने। तो उसने जो काम किया अंडरस्टूड है, किसने किया, मेन डायरेक्टर ने किया, राइट। तो बेटा जी इसके बाद आ गया जी हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कह लो या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, जहां आप सारे जानते हो कोई भी एक्ट बनता है कहां बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, लेकिन उसमें बनने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट एंड टाइम लगता है और कुछ चीजें टाइम के साथ जल्दी जल्दी बदलनी पड़ती हैं। तो इसलिए सरकार ने अपनी पावर कुछ चीजों पे लॉ बनाने की डेलीगेट कर दी, उसे कहते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। जो हमने क्लियरली आपको बताया कि भैया एक तो सरकार की उसमें क्या नहीं होती, एक्सपर्टाइज कह लीजिए, टाइम वाला फैक्टर कह लीजिए, तो कोड की वही आपको नोज रख दी कहां, फेसबुक में, राइट। ये आपकी नोज रखी हुई थी फेसबुक में, राइट। 6 पॉइंट बच्चों को थोड़ा जरूरी भी है, पेपर से पहले अपनी नोज को ठीक जगह पे लगाएं। यहां पे सेक्शन आते हैं 20 से लेके 24 तक। तो पहला क्या है, 20 में क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन, मतलब इनका मीनिंग क्या निकालना है इस सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का, अंडर इनेक्टमेंट। तो हमने बड़ा सिंपल कहा था, अरे भैया अगर आपको पास पावर है इनको इश्यू करने की, और इन नोटिफिकेशन वगैरह में क्या आगे कुछ वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज्ड इन दैट, तो उनका क्या होगा, शेल हैव द सेम रिस्पेक्टिव मीनिंग एज इन द एक्ट और रेगुलेशन कन्फरिंग द पावर। ये तो सीएल वही कॉमन लाइन आ गई 3 जो मैंने कहा था हर सेक्शन में चेप नहीं है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जीसीए अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। सिंपल एग्जांपल है, कोई नोटिफिकेशन आई उसमें आ गया एक वर्ड एमडी, क्या वर्ड आ गया, एमडी। तो एमडी का मीनिंग कहां देखोगे, कंपनीज एक्ट में कोई नोटिफिकेशन आई एमडी, तो कंपनीज एक्ट में एमडी का मीनिंग कहां देखोगे, एक्ट में देख लोगे। एक्ट में कहां है डेफिनेशन उसकी, 2 का 54 में। लेकिन आईसीए ने एक अलग से एग्जांपल दिया, तो एक उन्होंने लिखा एक टर्म कलेक्टर यूज हुई, कहां यूज हुई, लैंड एक्विजिशन कंपनीज रूल्स 1963 में। तो कहता है उसका मीनिंग क्या रहेगा, शेल हैव द सेम मीनिंग इज एज इन लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894।
मतलब मेन चीज है बस ये है, अगर इशू करने की पावर है तो उन वर्ड्स का मीनिंग आप कहां लेंगे, रिस्पेक्टिव एक्ट में लेंगे। ये केस भी दे रखा था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुभाष राम कुमार कि नोटिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मल लीगल अनाउंसमेंट, जबकि नोटिफिकेशन आप जानते हो ऑफिशियल पब्लिश, दैट इज आपका ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होना। और इसलिए कहता है नोटिफिकेशन कांट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कि डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन थोड़े, ये तो किसका हिस्सा है, लॉ का हिस्सा है। 21 क्या कहता है, अगर आपको ये नोज वगैरह इश्यू करने की पावर है तो आपके पास उसको बदलने की पावर है। जहां एक्रोनियम आपको जो अच्छा लगा था वो आपको अपने हिसाब से लगा था आवारा, ए से ऐड करना, वी से वेरी करना, ए से अमेंड करना, आर से रिसाइंड करना। तो इसलिए कहता है अगर आपको इनको इश्यू करने की पावर है तो इन द लाइक मैनर बदलने की पावर है, एंड सब्जेक्ट टू लाइक सैंक्शंस एंड कंडीशंस इफ एनी, उनका कंप्लायंस मैनर भी वही रहेगा और कंडीशन जो बनाने पे थी बदलने पे भी एज इट इज रहेंगी, राइट। तो जैसे हमने यहां केस पढ़ा था एसएस लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो कुछ नहीं था इनमें, कुछ दम वाले केस ही नहीं थे, जो कि 2 केस हैं जहां हमने कहा था कि ये जो 21 की पावर है इज नॉट लिमिटेड टू बी एक्साइज्ड वंस, मे बी एक्साइज, क्योंकि अमेंडमेंट कब आती है, जब जब जरूरत पड़े, जब जब अर्जेंसी हो, एक्सीजेंसी हो। और एक लल्लू केस और था राशिद जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां हमने कहा था, जिसमें कहा गया था नो डाउट अनडाउटेड पावर है, अरे कहने की जरूरत नहीं है जब सेक्शन है तो, राइट। देन आ गया आपका 22 अच्छा सेक्शन था, जहां क्या हुआ, एक एक्ट बन गया लेकिन अभी कमेंस नहीं हुआ और इस दौरान आपके क्या आ गए, ये रूल्स बायलॉज ऑर्डर आ गए, और जिसके द्वारा तो मेन क्या चीज है, सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन नॉट कमिंग इनटू फोर्स इमीडिएटली ऑन द पासिंग देयर ऑफ, लेकिन एक पावर दे दी जाती है आपको इन रूल्स वगैरह से विद रिस्पेक्ट टू, जहां मैंने 8 पॉइंट आपको बना के दिए थे कि इन रूल्स वगैरह से पावर दे दी गई, एक्ट कब अप्लाई होगा। जैसे फेमा की नोटिफिकेशन आई थी 1/5/2000 को कि लागू कब से होगा, 1/6 से। और किसी एक्ट कोई नया बनाया तो जैसे कंपनीज एक्ट आया था उसमें ट्रिब्यूनल, मतलब आपने कोई स्टैब्लिश करना है, कोर्ट के क्या अपॉइंट करने हैं, जज और ऑफिसर, तो नोटिफिकेशन रूल वगैरह उससे बन रहे हैं। और अगले 5 पॉइंट मैंने इस तरह से तोड़ के दिए थे, कोई अथॉरिटी ने कोई काम करना है, कोई ऑफिसर जिसने काम करना है, पर्सन बाय हुम, टाइम व्हेन, प्लेस वेयर, मैनर इन विच, और जैसे आरओसी के पास फाइलिंग होती है तो उसका टाइम भी होता है, फॉर्म भी होता है, फीस भी लगती है, फॉर विच एनीथिंग टू बी डन अंडर द एक्ट। तो कहता आप ये पावर इनको बनाने की कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं होगा टिल व्हाट, जब तक एक्ट नहीं स्टार्ट होगा ये स्टार्ट नहीं होंगे, राइट। सेक्शन नंबर 23 अगेन बढ़िया था, जिसे हम कहते हैं मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, मतलब पब्लिक कमेंट्स के लिए पहले ये डालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, लॉ है, सुबॉर्डिनेट लॉ है। तो यहां मैंने कहा था यार 5 स्टेप आपके लगेंगे। तो कहता अगर आपको पावर मिली है इनको बनाने की, तो बनाने से पहले आपको प्रीवियस पब्लिकेशन करना पड़ेगा। पहले क्या निकालोगे, वही कंसेप्ट, ड्राफ्ट पेपर, कौन जो अथॉरिटी बनाना चाहती है, जैसे कंपनीज एक्ट में एमसीए होगी, फेमा में आपने आरबीआई वगैरह भी देखा। सो कहता बिफोर मेकिंग देम क्या करना है, आपने पब्लिश करना है क्या, प्रपोज्ड जो भी रूल बायलॉज आ रहे हैं, किसके लिए, इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस लाइकली टू गेट अफेक्टेड देयर बाय। फिर आप इनको क्या करोगे, पब्लिश करोगे। पब्लिश करने का मैनर क्या होगा, जो अथॉरिटी को सफिशिएंट लग रहा है या गवर्नमेंट कंसर्न प्रिस्क्राइब कर रही है। फिर इस पब्लिकेशन में एक आप टाइम पीरियड बताओगे किसके बाद हम सजेशन और आपके ऑब्लिगेशन कंसिडर करेंगे। सो इसलिए हमने डेट में कहा देयर शैल बी पब्लिश अलोंग विद डेट ड्राफ्ट, एक नोटिस कि जिस दिन डेट ऑन और आफ्टर विच द ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। देन ऑब्जेक्शन और सजेशन आ गया, कौन कंसिडर करेगा, वो अथॉरिटी जिसके पास पावर बनाने की थी, लेकिन साथ में क्या हो सकता है, एनी अदर अथॉरिटी भी कंसिडर कर सकती है अगर ये रूल बनेंगे उस अदर अथॉरिटी की सैंक्शन, अप्रूवल या कॉन्करेंस के साथ। जहां मैंने उदाहरण दिया था जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या सा बनाने हो तो आईसीआई रिकमेंड करती है, लेकिन किसको कंसल्ट करना है, नफरा, तो सेकंड अथॉरिटी होगी, राइट। और 5वां सब सेक्शन कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण था, इसको ढंग से कॉन्क्लूसिव प्रूफ कहता है, जब ये रूल वगैरह आए ऑफिशियल गैजेट में छप गए आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन मीन सारे स्टेप, तो हम मान लेंगे कि दे आर ड्यूली मेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां ध्यान से देखनी है। मान लो आपने ऊपर वाले 4 स्टेप्स फॉलो नहीं किए,
तो 23 का 5 कहता है एक रेजेस कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन हम लेके चलते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो गया ना, छप गए, तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर पब्लिकेशन इन ओजी इट इज टू बी इन्फर्ड प्रोसीजर फॉलोड, मतलब ऑफिशियल गैजेट में छप गए, चाहे ऊपर वाले 4 स्टेप लगे या नहीं लगे, मान लेंगे ये तरीके से बने हैं। कहने का मतलब इरेगुलरिटी तो हुई है, बट एनी इरेगुलरिटी देयर आफ्टर कांट बी क्वेश्चन। हाँ, इतना है, जब ये सजेशन वगैरह आपने ली तो जो अथॉरिटी थी जिसने पब्लिश करना था, वो सजेशन के बाद उसमें क्या कर सकती है, सूटेबल चेंजेस बिफोर फाइनली पब्लिशिंग देम। लेकिन ये उनके लिए जरूरी नहीं है उसको रीपब्लिश करे अमेंडेड फॉर्म में, दोबारा से चेंजेस करके फाइनलाइज कर दो, लेकिन फिर दोबारा से चेंजेस पब्लिक डोमेन में डालो, ये जरूरी नहीं है। कब नहीं जरूरी, so long as the changes made are, दो बातें, एक चेंजेस क्या है, एंसिलरी मीन्स अटैच्ड एंड सिमिलर है टू द अर्लियर ड्राफ्ट। नंबर 2, कोई फॉरेन सब्जेक्ट मैटर, मतलब कोई अलग से चेंजेस में कोई नई चीज नहीं आई है, इसलिए लिखा है कोई फॉरेन टू द सब्जेक्ट मैटर देयर ऑफ। सेक्शन 24 आपका अगेन इंटरेस्टिंग था, तो इसमें अगर वो याद भी करो तो नॉर्मल क्लास में मैंने जैसे हम विशेष रूप से तो ऑब्वियसली कारो कहां पढ़ते हैं, ऑडिट में पढ़ते हैं, तो कारो से रिलेटेड वो नॉलेज भी दी थी कि हुआ क्या, कंपनीज एक्ट 1956 क्या हो गया, रिपील हो गया, नया एक्ट री एनेक्ट हो गया, कौन सा, 2013। तो हुआ क्या, रिपील्ड एक्ट में ये नोटिफिकेशन वगैरह आई थी, तो उनका क्या होगा, क्योंकि रिपील तो एक्ट हुआ, ये सबॉर्डिनेट डेलीगेशन कंटिन्यू रहेंगे क्या, हमने कहा था वो कंटिन्यू रहेंगे। कब कंटिन्यू रहेंगे, 3 बातों पे आपने ध्यान रखना है। एक, जो पुरानी नोटिफिकेशन है वो नए एक्ट के साथ क्या ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, और इसलिए क्या रहेंगे, नंबर 2 कंटिन्यू इन फोर्स। तीसरा जबरदस्त पॉइंट, हम मान लेंगे ये बनी है अंडर व्हाट, नए एक्ट में, री एनेक्टेड एक्ट। चौथी बात, अनलेस इट इज सुपरसीडेड अंडर द न्यू कैलिजन नोटिफिकेशन, जिसको मैंने कह दिया था ये मेरे नाम से कोड की स्वामी टिका लो, या तो सुपरसीडेड हो, विड्रॉन हो या मॉडिफाइड हो, क्योंकि ये वर्ड यूज हुए थे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरनेक सिंह में, जहां कानून था पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जहां इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो इसलिए नए उसके क्या आ गए, एक्ट और रेगुलेशन आ गए, तो पुराने वाली नोटिफिकेशन एज सच कंटिन्यू रहेंगी। एक और एग्जांपल था मा एक्ट, माइंस एक्ट 23 का अबॉलिश हुआ था, उसकी जगह गया था 52 का, इसलिए पुराने वाले के रूल्स क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे अंटिल दे आर सुपरसीडेड बाय द न्यू एक्ट। इसके साथ हम अपने 5वें आखिरी पड़ाव में आ गए इस चैप्टर का, मिसलेनियस। 6 सेक्शन है छोटे छोटे, 25 से 30। 25 क्या कहता है, रिकवरी ऑफ फाइन। कहता है बहुत सारे एक्ट में फाइन की बात तो आती है, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है उसको रिकवर कैसे किया जाएगा। तो कहता है धाराएं लगेंगी आईपीसी की एंड सीआरपीसी की, राइट, आईपीसी एंड सीआरपीसी लगेंगी, किससे रिलेटेड, इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, किस लिए वारंट जारी किया, आपके ऊपर क्या लगा रखा है, फाइन। तो कहता कोई भी फाइन शैल अप्लाई टू ऑल फाइन्स इम्पोज्ड अंडर व्हाट, एनी एक्ट ब्ला 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 रूल रेगुलेशन, अनलेस जब तक क्या ना हो कॉन्ट्रेरी। जैसे इनकम टैक्स में रिकवरी के रूल्स क्या है, अलग है, फिर नहीं लगेगा क्या, आईपीसी एंड सीआरपीसी। 26 वेरी इंपॉर्टेंट, कहता ऑफेंस है पनिशेबल है अंडर व्हाट, 2 और मोर इनेक्टमेंट, मतलब सेम ऑफेंस है, 2 कानूनों में सजा है, तो सजा 2 की नहीं होगी। तो कहता है कोई एक्ट और ओमिशन है जो कि ऑफेंस है अंडर 2 और मोर इनेक्टमेंट, ऑफेंडर के ऊपर आप कार्रवाई करो, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, बट अंडर व्हाट, ईदर और एनी ऑफ दोज इनेक्टमेंट्स, बट शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द व्हाट, सेम ऑफेंस, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी। और एग्जैक्टली इसी के ऊपर इस तरह से लिख के सितंबर 2025 में प्रश्न भी आया, क्योंकि ये बेस्ड है किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 20 का 2 के ऊपर, कि एक गुनाह की 2 सजा नहीं हो सकती। हाँ, ट्रायल को केस चलना और कन्विक्शन हो जाना 2 एक्ट में हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, सजा एक की लगेगी। बार इज ओनली ऑन पनिशमेंट। और एक अच्छा केस था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस वीआर अग्निहोत्री, कि अगर क्या है ऑल्टरनेटिव चार्जेस हैं इन द सेम ट्रायल, तो और एक्यूज क्या हो गया, एक्विट, मतलब बाइज्जत बरी हो गया, किसमें, वन ऑफ द चार्जेस में, तो उससे कोई फर्क नहीं है कि उसका कन्विक्शन किसी और एक्ट में हो जाए, क्योंकि 2 एक्ट पे सेम ट्रायल चल रहा था। लेकिन अगर 2 गुना दोनों ही आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो भैया ध्यान रखें ये सेक्शन नंबर 26 नहीं लगेगा। इसके बाद बेटा जी आपका 27 आता है, और वो डील करता है
सर्व करना ध्यान रखना, रिसीविंग की बात नहीं है। मीनिंग ऑफ सर्विंग बाय पोस्ट, और मेन यही है अनलेस डिफरेंट इंटेंशन। जैसे आप कंपनीज एक्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट देना है, उसका तरीका अलग है, तो कंपनीज एक्ट पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो कहता है कोई भी एक्ट कहता है जैसे कोई डॉक्यूमेंट हमने क्या करना है, सर्व करना है पोस्ट से, तो हम मान लेंगे वो सही से सर्व हो गया। कितनी कंडीशन का कंप्लायंस? 3। एक, एड्रेस प्रॉपर हो, प्री पेमेंट करी हो, तीसरा रजिस्टर्ड पोस्ट, और साथ में हम ये भी मान लेंगे वो किस समय आपको सर्व हुआ। जो भी उसको भेजने में क्या लगता है, ऑर्डिनरी टाइम लगता है। जैसे 5 दिन है, चाहे आपको 7वें दिन मिले, हम मान लेंगे आपको 5 दिन में मिल गया। राइट, यहां पे 3 आपके केस लॉस थे, यूसीबी वर्सेस बीएस मखीजा, जहां पे रूल्स ने साफ कहा था रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं, साथ में एक्नॉलेजमेंट लगानी पड़ेगी, तो अकेले रजिस्टर्ड पोस्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे। नंबर 2, जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह, यहां एक नोटिस लैंडलॉर्ड को भेजा गया रजिस्टर्ड पोस्ट से, आगे था उसका टेनेंट, उसने लेने से मना कर दिया, तो हमारा काम भेजना है। 3 कंडीशन आप लगाओ, अगला ले या ना ले, सेक्शन का कंप्लायंस हो गया। देन वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह अलियास मंगल सिंह, जहां पे सेक्शन 27 की तीनों कंडीशंस का आपने कंप्लायंस किया, तो हम मान लेंगे सही है, अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड। अगर नहीं है तो आप साबित करो, 3 कंडीशन लग रही है, हम तो ये मान के चलेंगे। 28 कहता है कोई सेक्शन कोई एक्ट आप पढ़ रहे हो और किसी और एक्ट में उसकी क्या आ गई, बात आ गई, इसे कहते हैं साइटेशन। जैसे कुछ भी कह लीजिए, महापुरुष जो भी कुछ कह गए राम किससे, सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, क्या आएगा कलयुग, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। राइट, तो साइटेशन हो रही है ना, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, बात आ गई एलएलपी की, बात आ गई इनकम टैक्स एक्ट की, तो कहता है किसी और इनेक्टमेंट की बात आ गई, तो आपने उसको रेफर किससे करना है, उसके टाइटल से, शॉर्ट टाइटल से, या नंबर या ईयर से। जैसे कंपनीज एक्ट का नंबर क्या है 18, फेमा का 42, जीसीए तो आपने देखा ही था, इस एक्ट का 10 है। राइट, और उसके लिए बेहतरीन एग्जांपल दिया था मैंने 2 का 95 कंपनीज एक्ट का समझाने के लिए। ऐसे ही किसी एक्ट में किसी और एक्ट की सेक्शन की बात आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजन, तो उसको रेफर किससे करोगे, सेक्शन या सब सेक्शन से। जैसे अगर कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए 2 का 81 में आप सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो उसमें क्या लिखा है, जाइए इसका मीनिंग देख लीजिए, 2 का H ऑफ सकरा एक्ट में डेफिनेशन थोड़ी पूरी कोट की गई है, बस इतना ही रेफर। ऐसे ही किसी एक्ट में एक तीसरी बात और, किसकी बात हो गई, एनी पोर्शन ऑफ इनेक्टमेंट। राइट, इनेक्टमेंट नहीं, प्रोविजन नहीं, किसकी, पोर्शन, तो फिर आप उसको साइट कैसे करोगे, यहां से बिगिन होगा, यहां पे एंड होगा। राइट, 29 बहुत ही सिंपल आ गया कि ये जीसीए एक्ट है, किसके ऊपर नहीं लगेगा, उन एक्ट्स पे नहीं लगेगा जो जीसीए से पहले आए हैं। लेकिन आपने क्लियरली देखा है, हमने कई सेक्शन में साफ पढ़ा है कि ये सेक्शन 68 से भी लगेंगे, तो उसकी भी मैंने यहां पे आपके लिए लिस्ट सेक्शनों की लिख के दी। तो ये सिंपल है, इसको हम कहते हैं सेविंग क्लॉज, जिसका मतलब है प्रोविजन लगेंगी जो एक्ट बने हैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जीसीए, बट शैल नॉट अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन जो एक्ट बने हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ जीसीए, चाहे वो एक्ट आज भी कंटिन्यूड है या उन एक्ट में 1897 के बाद क्या आ जाए, अमेंडमेंट, बने तो पहले गए। इसके साथ आखिरी हमारा सेक्शन आ गया 30 कि ये जो जीसीए है, जितना आपने पढ़ा हर जगह वर्ड आ रहा था एक्ट, ये सिर्फ एक्ट पे ही नहीं लगेगा, ऑर्डिनेंसेस पे लगेगा। तो ऑर्डिनेंसेस आपको बताया था मैंने, टेम्पररी लॉ, मैक्सिमम कह लीजिए मोटा मोटा कहें तो 6 महीने लाइफ होती है, जब पार्लियामेंट क्या ना हो, सेशन में ना हो। तो यही लिखा है, इन दिस एक्ट वेयर एवर द वर्ड क्या आ गया, सेंट्रल एक्ट अकर्स, एक्सेप्ट कौन सा, सेक्शन 5, जो कि किस पे था, कमेंसमेंट पे। तो जहां जहां वर्ड सेंट्रल एक्ट आ गया, वहां वर्ड क्या लगा दो, ऑर्डिनेंस। और कहते हैं जहां जहां वर्ड क्या आ गया, एक्ट आ गया। और मैं बता दूं एक्ट वर्ड आपके कहां आया, सेक्शन नंबर 25 में आया, और 2 डेफिनेशन जो आपके कोर्स वाली हैं, वैसे तो सेक्शन 30 में कई लिखी हैं, 3 की 13 कमेंसमेंट वाली याद होगी, और ये सेक्शन वाली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इट शैल बी डीम्ड, तो मान लेंगे टू इंक्लूड व्हाट, ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस कौन लेके आता है, पार्लियामेंट में तो साइन हुआ नहीं पास, प्रेसिडेंट तो साइन करेगा, अगर प्रेसिडेंट ने साइन किया उसकी पावर है अंडर आर्टिकल 123। और अगर अंग्रेजों की बात है तो बाय जीजी स्टैंड्स फॉर गवर्नर जनरल अंडर व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस डेटा ओके बेटा, तो इसके साथ ये होती है समाप्त यहां पे। गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।